आज हमारे पॉडकास्ट लॉ सिंप्लीफाइड में हमारे अतिथि एडवोकेट दिलीप चौहान सर हैं। एडवोकेट चौहान ने महाराष्ट्र पुलिस बल में सेवानिवृत्ति तक सेवा की, जिसके बाद उन्होंने विधि महाविद्यालय में दाखिला लिया और नासिक जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। पुलिस अधिकारी के रूप में आर्थिक अपराध शाखा में सेवा करते हुए उन्होंने धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन के मामलों की जांच की। सतर्कता शाखा में मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और रेड लाइट एरिया से नाबालिग लड़कियों को बचाने के उनके कार्यों की व्यापक रूप से सराहना की गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सूडान में 1 वर्ष तक सेवा भी की है। आज एडवोकेट दिलीप चौहान सर से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। लॉ सिंप्लीफाइड मेरे इस पॉडकास्ट में एडवोकेट दिलीप चौहान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। Thank you, Kavalji, inviting me for your show. थैंक्स अ लॉट सर। सर, पहली बात तो मैं आप यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। और बहुत सारे में हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपका प्रोफाइल पढ़ रहे थे, तो इतना कुछ है आपसे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो मैं ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सीधा मैं सवालों पर जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। सर, सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए कि सर, आपने मुंबई पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की एज अ पीएसआई, और आप रिटायरमेंट तक आप जॉब करते रहे, और उसके बाद में एक कॉमन इंसान सोचेगा कि मैंने बहुत साल सेवाएं दी है देश को, तो अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, रिटायरमेंट लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ। लेकिन आप तो दोबारा डिग्री कॉलेज चले गए, आप तो एलएलबी की आपने डिग्री ले ली, और सिर्फ डिग्री ही नहीं ली, आप तो अभी प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सर, प्लीज, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको पढ़ना चाहिए, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए नॉलेज के लिए, बल्कि प्रैक्टिस भी करनी चाहिए? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो सर, बताइए ना प्लीज। Kavalji, Nashik is my native place. I served in Mumbai Police till my retirement. After retirement, I came to Nashik. One of my friends, he's a senior advocate, Amarjit Garewal. So he inspired me, he advised me, he motivated me to join the college and get the law degree. So I got the degree. अभी कोर्ट में जाने का तो अनुभव था ही मुझे, तो सिर्फ डिग्री लेके क्या करें. Then I started going to the court and then started my practice. अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आ, एक तो पहली बात तो आपको एक डायरेक्शन देने के लिए कोई मिला कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखिए, आपकी जो नॉलेज है उसको आप पुलिस सर्विसेज से अभी उसको आप लॉ में लेकर आइए। तो थैंक्स टू योर मेंटर्स। और दूसरा, इट्स रियली इंस्पायरिंग टू सी कि आप अपने जो रिटायरमेंट के बाद में भी आपकी जो पुलिसिंग की सर्विसेज है, जो नॉलेज है, उसको आप लॉ में कन्वर्ट करके लोगों का वहां पर भी आप भला कर रहे हैं। सर, आपके प्रोफाइल में मैं पढ़ रही थी कि आपने बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है, वहां पर इन्वेस्टिगेट किया है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, वहां पर आपने इन्वेस्टिगेट किया है। सर, यहाँ पर तो कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध और अपराधियों की जांच करना, ये तो आपका डेली दैनिक दिनचर्या होगी। सर, उन दिनों का कोई विशेष मामला या कोई विशेष खास ऐसा अनुभव अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो प्लीज शेयर करिए ना। कंवल जी, पुलिस स्टेशन तो मैं किया ही हूँ. Gamdevi police station was my first police station. It was a very heavy police station, as well as area is concerned and crime is concerned. Then there are other police stations also, but this is the special branch. It is the prevention of crime branch. It's a very important branch of the crime branch. EOW, Economic Offences Wing, then prevention of crime branch. मैं उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम किया था. और प्रिवेंटिव एक्शन तो पुलिस लेते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, दैट इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट एंड वेरी पावरफुल एक्शन अगेंस्ट द ड्रेडेड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट. और उनको विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू जस्ट सेंड देम टू द जेल फॉर 1 year. So it is a very important job for the police to curb such activities. उस टाइम मैं जब था, उस टाइम पुलिस कमिश्नर मेंडोजा साहब थे और जॉइंट कमिश्नर क्राइम डी शिवानंदन साहब थे. तो दोनों ने बहुत बढ़ावा दिया ये एक्शन के लिए, क्योंकि उस टाइम गैंगस्टरिज्म, एक्सटॉर्शनिस्ट लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई ये हो रही थी.
तो एक तरफ से डिटेक्शन क्राइम ब्रांच वो उनकी कार्रवाई कर रहे थे, जैसे कि एनकाउंटर हो या दूसरे कुछ केसेस वगैरह हो, लेकिन ये दूसरा जरिया था जो एमपीडीए जो उनको डिटेन करने के लिए इसमें जेल में। तो ये एमपीडीए कार्रवाई उस टाइम बहुत हुई, मतलब वो साल में कम से कम 1042 डिटेंशन ऑर्डर्स वेर इश्यूड। दैट इज द बिगेस्ट वेरी रिकॉर्ड ब्रेक कामगिरी था वो, पहले भी कभी नहीं हुआ था और बाद में भी कभी नहीं हुआ है। तो लेकिन ऐसा होता है कि ये जो डिटेंशन का जो काम होता है वो उसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे आ जाता है, मतलब आर्टिकल 21, 22 गिविंग प्रोटेक्शंस टू द डिटेन्यू फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटेंशन एंड अरेस्ट। तो उसको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और सब उसका जो भी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी उसके अपॉर्चुनिटी है उसको देना पड़ता था, और बारीकी से वो प्रपोजल तुमको करना पड़ता था। और अगर थोड़ा भी उसमें गलती सर होता आपने है, थोड़ा भी उसमें गलती होता है तो कोर्ट इज टेकिंग वेरी सीरियस व्यू अबाउट इट। सो इट वाज अ वेरी दैट वे इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट आई हैव अपॉर्चुनिटी मिला मुझे उधर काम करने के लिए। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जुडिशरी दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस राइट। सर एक नॉर्मल इंडिविजुअल को ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट में क्या फर्क होगा, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि जो जो पुलिस अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है तो ये सिविलियंस के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, पर आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा अगर आसान शब्दों में समझा सके कि अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या फर्क होगा। अरेस्ट में केवल जी उसको सब अपॉर्चुनिटी रहती है, ही गो फॉर द बेल, ही गो फॉर द एंटीसिपेटरी बेल, बाद में उसका ट्रायल हो जाता है, मतलब वो प्रोसीजर बहुत डिले हो जाता है। और ये डिले होने की वजह से वो तो बाहर घूमते रहता है, जो कुछ गुनाह है वो करते रहता है। तो इमीडिएट उसको अगर कुछ कब करे, उसके एक्टिविटी का कब करना है, तो देन दिस इज द गुड टूल्स पुलिस यूज कर सकती है, उसको एमपीडीए के अंदर उसको डिटेन कर सकती है। इसमें बिल्कुल क्या होता है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि उसको बिना ट्रायल, बिना उसको गिविंग एनी प्रायर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस, यू हैव टू डिटेन हिम डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। जैसे कि और ये जो है वो दिस एक्शन इज फॉर द डेटेड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट, बड़े बड़े जो हैबिचुअल, अगर बार बार वो करते रहता है तो उसके लिए ये टूल्स अच्छा है, मतलब पुलिस कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। सो सर जो मैं समझ रही हूँ कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है या रिपीट ऑफेंडर्स है उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। सर और किन रीजन की वजह से या किस क्राइम की वजह से किसी पर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है? बिकॉज ये कोई नॉर्मल सिटीजन्स को या एक आम साधारण इंसान को डरने की कोई बात नहीं है, उनके ऊपर कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगेगा कोई क्राइम नहीं किया है तो थोड़ा सा अगर आप विस्तार में बता सके कि ये सिर्फ अगर कोई रिपीट ऑफेंडर्स है या कुछ पुलिस के पास ठोस जब सबूत होते हैं तभी ये कार्रवाई की जाती है, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट सर। यस, इसका ऐसा होता है कि उसकी जो एक्टिविटीज रहती है दैट शुड बी प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, नॉट द लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मीन्स गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, लोगों में खौफ है, लोगों में डर का माहौल है, लोग अपना डेली एवोकेशन नहीं कर सकते, जहाँ फिर नहीं सकते, उनको डर लगता है। ऐसी जो सिचुएशन अगर कोई क्रिमिनल की एक्टिविटी की वजह से होती है तो उसको डिटेन करना जरूरी होता है, तो उसको डिटेन तुम कर सकते हैं इसके एमपीडीए के अंदर। और नॉट ओनली दिस डेंजरस पर्सन, लेकिन ये स्लम लॉर्ड जो है उसके ऊपर भी तुम एमपीडीए कार्रवाई कर सकते हैं। जो सैंड माफिया है वो भी उसमें ऐड कर दिया है, ब्लैक मार्केटियर्स है या वीडियो पायरेट्स है, ये भी उसके उसके ऊपर भी ये एमपीडीए की प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। लेकिन उसका एक्टिविटी जो है मैं पहले बोला था, प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर उसका अगर इफेक्ट होता है तो यस फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बिल्कुल। देयर शुड नॉट बी एनी ब्रीच ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अ, सर आपने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी काम किया है, वहां पर भी काफी इन्वेस्टिगेशन किया है सर। उसके बारे में अगर थोड़ा आप कुछ बताएंगे या कैसे केसेस आपने सॉल्व किए, किस तरह से किए, या कोई आपको एक अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा हो
तो काफी इंक्विजिटिव हो जाते हैं लोग, आजकल टीवी में वगैरह देखते हैं कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ और लोग भाग गए। तो आप थोड़ा द अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताइए कि कैसे ये लोग भाग जाते हैं और कैसे उन पर कार्रवाई की जाती है सर। कंवल जी, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, इलाइट ब्रांच है क्राइम ब्रांच की। और वहाँ सब बड़े बड़े केसेस आते हैं, सीरियस केसेस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जो कि कंसर्न टू द व्हाइट कॉलर क्राइम, जैसे चीटिंग है, फोर्जरी है, मिस अप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सब्जेक्ट वाइज उनके वहाँ अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे शेयर्स यूनिट्स है, चेक के लिए बैंक यूनिट है, पोंजी स्कीम्स के लिए है, रियल इस्टेट के लिए है, और जनरल चीटिंग, ऐसे अलग अलग यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे अभी वहाँ अगर कोई भी कंप्लेन वहाँ दर्ज नहीं होती, जैसे पुलिस स्टेशन में अपन करते हैं, वहाँ उनका क्राइटेरिया है 10 करोड़ के ऊपर अमाउंट इन्वॉल्व होती है, वही वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन वो भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 10 करोड़ का। वहाँ अगर कोई केस कोर्ट अगर उनको रिपोर्ट करती है, रिफर करती है, तो उनको केस का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। समटाइम गवर्नमेंट रिफर द केसेस, और कभी कभी वो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस रहता है, तो इसके लिए वो वहाँ ये करती है। जनरली ऐसा होता है कि जो आम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, तो इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ऑफिसर भी वहाँ वैसे चुने जाते हैं, जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है वैसा, और वो इस हिसाब से वो हर शेयर्स में हो, बैंक में हो, कुछ भी हो, रियल एस्टेट में हो, उसका पूरा अभ्यास करके वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होते रहता है। और बड़े केसेस होते हैं, पुलिस स्टेशन में वो दर्ज नहीं हो सकता, जैसा वहाँ तो लिखित कंप्लेंट देना पड़ता है। बाद में ऐसा भी होता है कि बॉर्डर लाइन केसेस होती है, कभी वो सिविल है तो उसको टर्न इनटू क्रिमिनल, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले की जाती है, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इज द कॉग्निजेबल केस और नॉट, और उसके बाद द ऑफिसर टेक द डिसीजन। तो ये टाइप का काम वहाँ होता है। मैंने एक पोंजी स्कीम वहाँ इन्वेस्टिगेट की थी, उसमें कम से कम 18,000 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, मतलब पैसा उन्होंने वहाँ जमा किया था और डूब गया था पैसा। वैसे बहुत सारी स्कीम्स बम्बई सिटी में उस टाइम थी, जैसे कि 2 साल में तुमको डबल मिलेगा, 7.5 महीने में डबल मिलेगा, 2 महीने में डबल मिलेगा। एक तो गोल्डन चेन नाम की स्कीम थी, वो तो 1 महीने में डबल तुमको देने का उन्होंने आश्वासन दिया था। तो लोगों को ऐसा था कि ये इसमें सब तबके के लोग शामिल थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ कोई आदमी जाएगा और वहाँ कि आपको आश्चर्य होगा, इसमें बहुत सारे शिक्षित लोग भी थे, जैसे कि टीचर है, बैंक एम्प्लॉयज है, बैंक के जो है वो भी उसमें थे। मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपन समझ नहीं सकते ऐसे थे। और ऐसे लोग क्यों उसमें जाते थे वो समझ में नहीं आता था, जितना ये होने को। अभी समझो स्कीम है, अभी मैंने आपको बोला कि वे गोल्डन चेन नाम का स्कीम 1 महीना में डबल, ऐसा उसका आश्वासन था। फिर भी वहां भीड़ होती थी पैसा जमा करने के लिए, लोगों की भीड़ जमा होती थी। अभी अगर समझो 100 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले महीने में उसका 200 रुपया होने वाला है। अगर वही रोल ऑन किया 1 बरस के बाद, अगर पैसा निकाला तो कितना पैसा आएगा? 100 रुपए का 1 बरस के बाद कितना पैसा हो सकता है? यू कैनॉट इमेजिन। वो होता है 2,04,800 रुपया। अभी 100 रुपए में 1 बरस में 2,04,800 रुपया अगर आपको मिलता है, अगर आपको मिलता है, तो आप कौन है? आप गैमलर है, यू आर नॉट इन्वेस्टर्स। गलीबल इन्वेस्टर जो बोलते हैं ना, हमको फंसाया गया है। आपको कैसा फंसाया गया है? अगर तुम जुआ खेलने के गए और जुए में हार गए, तो पैसा मांगने के लिए जाते हैं क्या आप? तो नहीं जाते। तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा उसका केस था, बहुत इन्वेस्टिगेशन बढ़ा हुआ था, लेकिन ये टाइप के केसेस आते रहते। और आज भी अगर देखा जाए तो किधर ना किधर ये ऐसी स्कीम चालू है, ऐसा समझो, तो लोग जाते रहते। दैट इज सो ट्रू सर। आपकी बातें सुनकर मुझे भी अभी ये रियलाइज हो रहा है कि कई बार जो लोग ऐसे पॉन्जी स्कीम्स में फंस जाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गलती उनकी भी होती है, क्योंकि वो लोग झट पट से एकदम बिल्कुल पैसा डबल या चौबल करना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी ग्रीड को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक जुआ है, ये गैम्बलिंग है। और जैसे बोलते हैं ना कि इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देन मे बी इट इज नॉट ट्रू, है ना, वो एक फ्रॉड है, तो उससे बच के रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर ये शेयर केवल करने के जी, लिए। केवल जी एक बात है उसमें, जब हमने वो इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी चालू कर दी थी, तो वी वेर सर्चिंग फॉर द कंप्लेनेंट। उस टाइम दिस ऑल स्कीम्स वेर रनिंग वेरी सक्सेसफुली, और इसका फंडा ये था कि 4 आदमी का पैसा 4 पास लेने का और एक को डबल करने का।
पैसा आते रहता था, डबल होते रहता था, तो देयर वाज नो कंप्लेनेंट हु से दैट आई हैव बीन चीटेड, ऐसा होता था। तो वी बिकेम आवरसेल्फ द कंप्लेनेंट इन दैट केस। और हमने वो मनी सर्कुलेशन, प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन, वो दो पन्ने का एक्ट है, वो लोकल एक्ट है। वी हैव अप्लाइड दैट एक्ट, नॉट आईपीसी और एनी अदर। तो उसमें लिखा है कि द प्रमोटर, द एजेंट एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑल आर इक्वली लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब जो उसमें पैसे डाल रहा है ना, वो जुगारी, वो भी उसमें आरोपी है। तो ये ऐसा फंडा था उसका। तो बाद में उसको अपना ये एमपीआईडी एक्ट आया, उनको गरीब इन्वेस्टर कहा गया, ये सब ऐसा होता है। लेकिन बात ऐसी होती है कि वो तुम जाते क्यों है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी ग्रेड भी जिम्मेदार है सर। ये मुझे भी सीखकर बहुत अच्छा लगा, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जो अभी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जानकर उनको भी एक थोड़ा सा अवेकनिंग होगा कि पुलिस सर्विसेज देमसेल्व्स कैन सुओ मोटो बी अ कंप्लेनेंट। अगर कोई आरोपी, अगर कोई रजिस्टर नहीं कराना चाहता है केस, तो आप खुद भी कंप्लेनेंट बन के पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और ऐसी स्कीम्स में वो ही नहीं जो इसको ऑपरेट करते हैं, बट वो भी जो इसमें पार्ट है, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, ये सब हमें बताने के लिए। सर, मैं पढ़ रही थी आपके प्रोफाइल में कि आप ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे मानव तस्करी के जो फ्रॉड होते हैं, जो मामले होते हैं, उसमें भी आपने सेवाएं दी है, वहां पर भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है। सर, उन मामलों को सुलझाना कितना चैलेंजिंग होता है, क्या फेस किया आपने, उसके बारे में थोड़ा प्लीज चर्चा करिए। धवल जी, मैं वीबी रोड पुलिस स्टेशन में था। उसके पहले आई वर्क इन विजिलेंस ब्रांच। विजिलेंस ब्रांच वाज मेन फॉर दिस एक्टिविटीज, प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी। तो पुलिस स्टेशन में तो एरिया में सबको पता है, पट्टी पापुरा मार्ग, तो पूरा लेन जो है वहाँ सब प्रोस्टिट्यूशन चलता है। हर घर में, हर बिल्डिंग में ऐसा चलता रहता है। तो एक्चुअली ऐसा रहता है कि प्रोस्टिट्यूशन, लीगली प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस। हाउएवर, लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन is an offense, and doing prostitution in public place, that is an offense. अभी ऐसा होता है कि अगर हम रेड करते थे, पुलिस स्टेशन में रेगुलरली रेड होता था, लेकिन दैट रेड वाज फॉर द सर्चिंग फॉर द माइनर गर्ल्स। एनी माइनर गर्ल्स फाउंड इन द रेड, वी यूज्ड टू रजिस्टर द रेप केस अगेंस्ट द ब्रॉथेल कीपर। ये होता था। और जितने भी माइनर्स है या कोई भी अगर प्रोस्टिट्यूशन में, बिजनेस में है अगर लड़की, तो उसको अगर बाहर आने का है, उसने अगर कहा है, तो उसको रिस्क्यू करके उसके घर तक पहुंचाने के काम रेगुलरली हो रहा था, होता था, और आज भी होता होगा। और दूसरा, कोई भी, अभी मैं जब था उस टाइम पुलिस स्टेशन में, तो दो लड़कियां थी, उनकी शादी भी हमने करवा दी थी, तो उनको नहीं चाहिए था वो। तो ये भी थोड़ा सा सोशल वर्क के हिसाब से वो भी हमने किया था। एक बार गवर्नमेंट का कुछ लेटर आया था कि वो जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो एरिया है ना, तो एरिया में सब प्रोस्टिट्यूशन के लिए सुविधा देंगे, घर देंगे, नौकरी देंगे, खाना पीना देंगे, सब कुछ देंगे, सब सुविधा देंगे। गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है, आप चर्चा के लिए आ जाओ। तो मैं गया था, तो मुझे पूछा कि कितने तुम प्रोस्टिट्यूशन दे सकते हो, प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियां या औरतें जो करती हो, कितने दे सकते हैं, तो तुम बोलो कितना चाहिए तुमको। पूरा मतलब इतना है कि तुम नहीं कर सकोगे, और इतना तुमको देना है तो भी नहीं हो सकेगा, कितना प्रोस्टिट्यूशन मुंबई में है। तो ये बात होती रहती है, और रेड्स होते रहते हैं। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पुलिस को अप्रोच हो जाती है, उनको अगर किसी की खबर आई तो कुछ लड़की को रेस्क्यू करना है या कुछ करना है, तो पुलिस उसके बारे में कर सकती है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होती रहती है। बिल्कुल सर, ये सुनकर पहली बात तो बहुत काफी दुख होता है कि हर शहर में ऐसे कॉर्नर है जहां पर जबरदस्ती लोगों को ऐसी इमोरल एक्टिविटीज में डाला जाता है। पर ये थोड़ा सुनकर आपसे थोड़ा दिलासा भी हुआ कि पुलिस सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि ये ड्यूमन सर्विस देने के लिए भी है। जैसे आपने बताया एक किस्सा कि जहां पर दो बच्चियों की आपने उनको रेस्क्यू करके उनकी शादी भी करवाई, और गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनको आप थोड़ा रिलीफ भी दिलवाते हैं। तो थैंक यू, और टू यू एंड ऑल द पर्सनल्स वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, कि आपकी वजह से इन ऐसे क्राइम्स पर रोक लगती है और लगती रहनी चाहिए। सो थैंक्स टू द होल पुलिस डिपार्टमेंट एंड यू योरसेल्फ सर। सर, आपके करियर का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा ये था कि आपने
पीस कीपिंग, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए भी एज एन इंटरनेशनल पुलिस आपने काम किया है। सर, भारत में अपनी सेवाएं देना पुलिस सर्विसेज में, और इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में काम किया आपने, सूडान में आपने सर्विसेज दी है। तो उस तो क्या फर्क देखा आपने, क्या सीखा आपने वहां पर, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सर वहां पर? बहुत सारा सीखा कंवल जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। That country, Sudan, was devastated due to the civil war, the war between North Sudan and South Sudan. I was posted to a district place. It is the central part of the Sudan. वो तो शहर नहीं था, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं थी, सब लोग वहां से भाग के चले गए थे। और आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ यूएन लोग वहां बसना चालू हो गया था। वहाँ स्कूल खुले थे, बाद में पुलिस स्टेशन भी नए नए खुल गए थे, और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी वहाँ बन गया था। तो हमारा ड्यूटी ये था कि वी वी वेर पेट्रोलिंग इन दैट एरिया एवरीवेयर, मार्केट में जाना, पुलिस स्टेशन में जाना, स्कूल में जाना, वो कॉलेज जो स्कूल है वहाँ जाना, और पब्लिक प्लेसेस जो जहाँ लोग रहते वहाँ जाना, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उसके अंदर, सिक्योरिटी निर्माण करना कि सिक्योरिटी है, वहाँ आना चाहिए और बसना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका, और वहाँ जो हमारे साथ जो काम करते थे वो ऑल पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, साउथ एशिया कंट्री, यहाँ के सब ऑफिसर थे। वी वेर वर्किंग टुगेदर, गोइंग फॉर पेट्रोलिंग टुगेदर, और सबका रिपोर्ट वहाँ जाता था न्यूयॉर्क में यूएन को, और यही काम था। और उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सिखाते थे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सिखाते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ह्यूमन राइट्स के बारे में हम उनको सिखाते थे। और एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना है, अगर चोरी हुई तो क्या करना है, रिकॉर्ड कैसा बनाना है, तो ये सारी जो पुलिस की जो चीज़ें हैं जो हम हमेशा करते हैं वो उनको सिखाते थे। और यूएन का मैंडेट जो है वो उसका फुलफिलमेंट हम करते थे। तो altogether it was a very good experience working with the officers of other countries. सर, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे देश को, भारत को लोग जानते ही इस वजह से है कि वी आर अ पीस लविंग नेशन। हम शांति केवल अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चाहते हैं, और उसके लिए हमारी जो फोर्सेस है, हमारी जो पुलिस सर्विसेज है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसके लिए आपकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया हमें लिखकर बताएं कि आप हमारे अगले वीडियो में किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम कानूनी प्रक्रिया को सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकें।